तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक नई वीडियो, एक नई चीज़ सीखने का कोशिश करते हैं और वही सीरीज आगे बढ़ाएंगे जो हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों को याद होगा कि हम बात कर रहे थे, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं उनको अपने तरफ से थैंक्स कहना चाहूँगा मैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या था। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या था सर, हम थोड़े देखे हैं पिछला वीडियो। एक स्टूडेंट सोचेगा हम थोड़े सर हम नहीं जानते हैं, हम फिर से बताइए, वो सब ना होता है। तो ले फिर से देखो क्या था ये मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर, किसी एक पार्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर क्या कई ठो फील्ड लाइन पास कर रहा है। किसी एक एरिया के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, उसी को तो बोलते थे सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ये फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ ABCD एक एरिया है, कंसिडर किए हैं एक रीजन ABCD, ठीक है। ABCD एक एरिया है और उस एरिया में कई ठो फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो आप देख के बिल्कुल उतना पढ़े लिखे तो होंगे ही कि देख के इसको बता सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि चूंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया ABCD इज कितना 4। जब 4 है देयरफॉर मैग्नेटिक जो फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इट इज जस्ट एक नंबर ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसा कि ट्रेंड है हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक क्या होता है, उसको एक डिनोट करते हैं। अब हमेशा बार बार मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़े लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं सर, तो इसको डिनोट किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई बी। इसको फाई बी से डिनोट करते हैं। इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं, फाई बी से इसको डिनोट करते हैं, फाई बी। याद होगा जिसको 11th के अगर कोई स्टूडेंट होंगे या +2 के, सॉरी, जो +2 के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए होंगे, जो क्या पढ़ के आए होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहाँ पे पढ़ाया जाता है एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वहाँ पे ही जब गॉस थ्योरम पढ़ाया जाता है तो उसी में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बताया जाता है, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, ये मैग्नेटिज्म है, तो इसके केस में मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, दैट्स इट। डिनोट किससे करते हैं, फाई बी से डिनोट करते हैं। अब अगर इसका मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे तो सर देख लेते हैं पता चल जाता है, लेकिन समस्या ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखता थोड़ी है। तो मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। The magnetic flux is defined as the dot product of magnetic field vector and area vector। अब एकदम जो है बच्चों को एकदम अंदर से लग रहा होगा सर मास्टरवा गलत पढ़ा रहा है। कैसे सर, एरिया कब से वेक्टर होने लगा, हमको क्या आप समझते हैं। इतना तो हम भी जानते हैं कि एरिया स्केलर है, इतना तो हम भी पढ़े, 9th में पढ़े हैं, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप कैसे कह दिए कि एरिया वेक्टर है, आप कैसे कह दिए कि एरिया वेक्टर है। तो उसको इस बात से समझिए कि अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, सब दिन गरीब रहेगा क्या,
नहीं रहेगा ना, अपने मेहनत से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वो उसको पैसा थमा देगा तो थोड़ा बहुत तो पैसा आइए न जाएगा। तो वही चीज़ है एरिया था स्केलर, एरिया था स्केलर। अगर ओकरा हम डायरेक्शन पकड़ा दें, ओकरा हम डायरेक्शन दे दें, वेक्टर बन जाएगा। तो एरिया यहाँ पे वेक्टर कंसीडर करते हैं, एरिया को वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? कुछ नहीं। एरिया वेक्टर क्या है? कोई रीजन है ना, कोई रीजन है, वही एक्सरे पेपर निकाले क्या? नहीं निकालते हैं, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। जैसे चलिए कुछ और निकालते हैं इस बार। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक रीजन, ये इस रीजन के परपेंडिकुलर, रेड वाला मार्कर वो दिख रहा होगा एकदम। इस रीजन के परपेंडिकुलर एक रेड वाला जो ऐसे एक मार्कर निकाल दिए हैं, तो वही तो होता है उसका डायरेक्शन। किसका? उस एरिया के वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई एरिया होगा किसी भी तरह का। अब नॉर्मली एरिया कैसे निकालते हैं? जो भी जैसा एरिया होगा, सर्कुलर होगा तो पायर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर होगा तो L/V, अगर स्क्वायर टाइप का होगा तो साइड स्क्वायर। तो मतलब समझ रहे हैं ना। तो उसको निकाल के फिर उसको डायरेक्शन एक तो प्रोवाइड कर देंगे एकदम सामने नॉर्मल डायरेक्शन में, हो गया। वो एरिया में वेक्टर लगा दिए तो एरिया वेक्टर। डिनोट कैसे करेंगे एरिया वेक्टर को? जैसे बात किया जाए, अगर आप लोग को थोड़ा भी आइडिया होगा वेक्टर्स का, तो आपको पता होगा कि वेक्टर में 3 डायरेक्शन होता है सर। ये आई, ये जे, ये के। आई किसको बोलते हैं सर? एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन, जे सर वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन, और के सर जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन। तो ठीक है, और जब लिखा रहेगा 100 मीटर स्क्वायर आई कैप, तो समझ ना जाएंगे उधर परपेंडिकुलर है राइट डायरेक्शन में। बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट 2 तरीके से लेते हैं वेक्टर में, जनरली आइडिया पता होगा। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में जब दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आता है? तो सर वेक्टर ही आता है। और डॉट प्रोडक्ट में दोनों जब मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट लेते हैं, तो फिर स्केलर आ जाता है। एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट का पढ़े होंगे क्लास 9th में ही। क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पे बात कर रहे थे 5e का। तो 5e क्या है? ये हो जाता है आपका डॉट प्रोडक्ट किसका? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे 5e, लिख सकते हैं 5e इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v डॉट एरिया वेक्टर a। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया को एक डायरेक्शन दे देते हैं तो बोलने लगते हैं एरिया वेक्टर। मैग्नेटिज्म में लेंथ वेक्टर भी होता है। लॉरेंज फोर्स जब पढ़िएगा या फिर आप बायोट-सावर्ट लॉ पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा लेंथ वेक्टर लिया जाएगा। एक डीएल लेंथ का जब कोई कॉइल लेते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वहाँ पे फिर लेंथ वेक्टर भी, लेंथ के अलॉन्ग उसको जो है करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन को हम लोग जो है लेंथ का मान लेते हैं डायरेक्शन। तो लेंथ जिसमें मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है, सिंपल सा बात है, अगर उसको हम डायरेक्शन दे दिए तो वेक्टर हो गया। अगर वेक्टर के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो करने लगा था वेक्टर, नहीं तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट इसका निकालने में क्या है? अब फॉर्मूला जान गए हो तो यूनिट में तो कुछ है क्या? कुछ नहीं है। यूनिट देख लेते हैं, 2 लाइन का यूनिट है। अभी जस्ट बताए कि 5e जो होता है वो v और a का डॉट प्रोडक्ट है, और b और a के डॉट प्रोडक्ट को तो पता ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं ba cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा बताएं, v का यूनिट था टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। निकोला टेस्ला था ना, अरे वो एलोन मस्क वाला टेस्ला, वो तो नाम रखा है टेस्ला कंपनी का, लेकिन हमारा एक साइंटिस्ट था, बहुत फेमस साइंटिस्ट, निकोला टेस्ला, तो उन्हीं के नाम पे टेस्ला। और एरिया का तो पता ही होता है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा का आज तक यूनिट नहीं हुआ है, अभी नया बात थोड़ी है, यूनिट नहीं होगा।
इसको ये बड़ा सा जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है इसी को बोलते हैं हम लोग वेबर, इसी को बोलते हैं वेबर। और शॉर्टकट में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे WB, ठीक है, शॉर्टकट में WB। कहानी ख़त्म। किसका सर? मैग्नेटिक फ्लक्स का। थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि सर थीटा बीटा कहाँ से ला दिए, तो देखिए कहाँ से लाए थीटा बीटा। आपको पता होगा, सिंपल सा बात है कि अगर ये कोई एरिया है, और अब ज़रूरी तो नहीं है कि एकदम जो है परपेंडिकुलरली आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से। मान लीजिए यूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूँ आ रहा है इस सरफेस पे, इस तरीके से सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को, ये जो एरिया कंसिडर किए हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोल देते थे? एरिया वेक्टर बोल देते थे, यही, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ से आप लोगों को तो पता होगा ये जो एंगल बन रहा है, सारे केस में ये एंगल तो सेम ही होगा, थीटा। तो इस डायरेक्शन को बोल रहे हैं हम बी, इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं? बी। इधर है ए। हमको फ्लक्स निकालना है, हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स तो पता ही है, इसके परपेंडिकुलर जेठो फील्ड लाइन पास करेगा इतना एंगल से, इस एंगल से। अब ज़रा देखें, ये है ए और ये है बी, वेक्टर बी। अरे ABCD वाला ए भी नहीं है, ठीक है। अब दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हमको तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो पता चलेगा इसका दो डायरेक्शन मिला। एक डायरेक्शन तो सर ऐसे चला जाएगा इधर, और एक डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में इधर। तो ये हो जाएगा B sin थीटा, ये हो जाएगा B cos थीटा। ई बताओ, ई अगर ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा तो क्रॉस कहीं नहीं करेगा, चांस नहीं है, तो हटाओ उसको फेंक दिए। तो बचा कौन? मेन रूप से इसको अगर उधर सड़काएंगे, ऐसे भी एंगल के साथ जाते हैं, याद कीजिए, साइन स्टिक को साइन स्टिक एंगल के साथ चले जाते हैं तो कॉस लगा देते हैं। इसीलिए जो है बी, यहाँ पे अगर हम 5V निकालेंगे, 5V अगर निकालेंगे तो हो जाएगा VA cos थीटा, VA cos थीटा। ऐसे भी आप समझ सकते, आपको जैसे सुविधा हो वैसे समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और क्लास टेंथ में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने नहीं पूछे जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस का बात नहीं है ना ये। ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई टॉपिक भी नहीं है सर, लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, उल्टा पुल्टा चीज़ पढ़ाते रहते हैं। ऐसा कोई टॉपिक मेंशन्ड नहीं है। लेकिन जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, देखिए ना, अभी देखते हैं तो वहाँ पे समस्या हो जाता है, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली लिख देता है। अब बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ऐसा क्या लगा था फैराडे बाबू को, अपना जीवन जो है उसी पे लगा दिए, अपना जीवन उसी पे लगा दिए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पहले ही बता दिए थे, हमारे याद ही होगा, जब ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट चला था, उन्होंने तो ये बात प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मोटर बन गया था उसी कंसेप्ट से, ठीक। तो लेकिन सवाल ये था कि क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है क्या? मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? आज तक उस ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी बनता था तो उसका एक के सिस्टम था इलेक्ट्रिसिटी बनाने का, वो था बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता था बैटरी, सिंपल सा बात है। उन ज़माने में, पुराने ज़माने का बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये एक रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। छोटा मोटा लगता है, 5 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, लेकिन बेचारा जो मेहनत किया हमारे फैराडे साहब, माइकल फैराडे साहब, स्टोरी सुनिएगा ना माइकल फैराडे का, कितना इंस्पिरेशनल है। बेचारा एक लोहार का बेटा उतना आगे आके जो है इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। कोई बैकग्राउंड उसका, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो फिर उसके, ऐसा नहीं है। बेचारा बुक बांधता था। चलिए छोड़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हुआ क्या था एक्चुअल में फैराडे इस पर बहुत मेहनत किया था, जैसे अब, लेकिन उसको जो है एग्जैक्टली पता जब चला तो उन्होंने देखा क्या, जैसे मान लिया जाए ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, कॉइल तो समझते होंगे, अरे वायर को इस तरीके से
वायर को इस तरीके से जो है हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लपेटा वाला देखे होंगे कॉइल। हीटर में भी रहता है कॉइल, ठीक है। ये कॉइल है। अब देखिए ज़रा हुआ क्या था कि इस कॉइल में लगा दिए थे गैल्वेनोमीटर। क्या मीटर? गैल्वेनोमीटर। क्या सर उल्टा पुल्टा चीज़ है गैल्वेनोमीटर? कुछ नहीं, ये ना होता है जैसे मान लिया जाए बगीचा में, अगर अभी बगीचा का अभी आम का दिन है, आदमी को एक तो बैठा देता है, कोई तो देखी के रखे हैं तो जरा ओकरो बाद बाबूजी लग जेबे कि हंस नहीं बेटा सिखाए छो। तो वही चीज़ है, एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ बैठा दिए कुंजी करने के लिए। थोड़ा बहुत भी उथल पुथल होगा सर्किट में, करंट वरेंट अगर आएगा तो तुम देख लेना, डिटेक्ट करना तुम, तो वही काम है। कोई आया तो तुमको देखना है, बस बाद में बताना है, डिटेक्ट कर लेना है। तो जब देखा गया कि एक मैग्नेट को लिया गया, मान लिया जाए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेट का दो हिस्सा, ये कोई बार मैग्नेट है, ठीक। तो जब मैग्नेट, अब सब नॉर्थ पोल है तो सर इतना तो पता है सर, ऐसा बात नहीं है कि हम पढ़ते नहीं हैं, इतना तो पता है सर कि इससे मैग्नेटिक फील्ड यूँ ऐसे बाहर निकलेगा। आपको क्या लगता है? इतना तो पता ही है हमको सर। हाँ तो पता है आपको, मानते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है इस तरीके से। अब अगर बात किया जाए कि इस ऐसे अगर रखिएगा, इस जगह ला के रख दीजिएगा मैग्नेट को, तो करंट वरेंट नहीं आता। ऐसा नहीं कि कॉइल के पास रख दीजिए मैग्नेट को, करंट नहीं, वैसे नहीं होता। क्या है, जब इस मैग्नेट को आगे लेके जाया गया, इसके पास मैग्नेट, इसके कॉइल के पास, जिसमें कोई कॉइल में बैटरी तट्टी नहीं लगा है, करंट फरेंट का समय ऐसा कुछ नहीं है, खाली गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं करंट को डिटेक्ट करने के लिए, खाली आदमी बैठा दिए हैं ओकरा, और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। उसको ये एसी फेसी वाला कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। करंट वरेंट का कोई कहानी नहीं था, यहाँ सिर्फ मैग्नेट था हमारे पास, ठीक। अब हुआ क्या, जब मैग्नेट को आगे लेके जाया गया, आगे क्लोज टू द सर्किट, इसको लेके जाया गया कॉइल के पास, तो देखा अरे ये तो डिफ्लेक्शन आ रहा है। आगे लेके जाए तो डिफ्लेक्शन, पीछे लेके आए वापस से डिफ्लेक्शन। अब तो समझ में आने वाला बात नहीं था कि आगे लेके जाते हैं तो पता नहीं कौन दौड़ा पड़ता है इसको, बेचारा ये डिफ्लेक्ट करता है। अब पीछे भी लेके आते हैं तो डिफ्लेक्ट करता है, पास में सटा देते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो वही बात हो गया, पास भी जाओ तो खतरा, दूर भी जाओ तो खतरा, हटा के रखो तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, बाद में पता चला कि जैसे ही मैग्नेट को आगे करिएगा, जैसे ही मैग्नेट को आगे करिएगा, तो इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह का, इस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो अभी तुरंत मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड, देखिए फाई जो होता था BA का वेक्टर था, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फटाक दो किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है, उस चेंज के वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा, उस चेंज के वजह से ही उसमें करंट इंड्यूस होगा। होता क्या है, एक कॉइल को लगने लगता है कि इस जगह जो फील्ड बन रहा हो तो मेरा ही फील्ड है, अच्छा तो मेरे में करंट आओ, करंट ऐसा होता है। इस जगह जो फील्ड एक आने लगता है, फील्ड क्रिएट होता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के वजह से बगल वाले कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, बगल वाले कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। और उसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर से बता देते हैं, जब भी कभी किसी भी कॉइल के पास थोड़ा बहुत भी खुराफाती होगा, खुराफाती मतलब उसके फ्लक्स में चेंज करने का कोशिश कीजिएगा, तो उस चेंज के वजह से बगल वाले कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हिंदी वालों उनको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये CBSE वाले दूर रहेंगे इस चीज़ से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसी फिनोमिना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। होता क्या है,
होता क्या है इसमें, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसके किसके बीच, मैग्नेट के बीच और कॉइल के बीच, तभी ऐसा संभव है। कंटिन्यू वो चेंज होना चाहिए, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, तब भी हो सकता है। कंटिन्यू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नेट लेके, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, ठीक है। चेंज ज़्यादा होना चाहिए और तेज़ी से चेंज होना चाहिए, चेंज तेज़ी से होना चाहिए। जिस रेट से चेंज होगा उसी अकॉर्डिंग जो है उस पर करंट इंड्यूस होगा। अब किसी किसी को लग रहा है सर ये इंड्यूस का क्या मतलब होता है, इंड्यूस, अरे इंड्यूस वही होता है, आप लोग जो क्लास में आँखों ही आँखों में इशारा करके पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, उसी का मतलब क्या कि बिना टच किए अगर कुछ हो रहा है तो इंड्यूस, ठीक है। अब मैग्नेट को सटा थोड़े रहते, उसमें दूर ही रखे थे तो फिर भी उसमें करंट आया था, तो इंड्यूस करंट। तो फैराडे साहब ने यहाँ से 2 लॉ दिया। पहला बात बोला कि जब भी कभी किसी भी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ जस्ट अभी समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जस्ट समझिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जब भी कभी सर्किट के पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, तो क्रिएट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर सर्किट रहा क्लोज तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच चार्ज दौड़ जाएगा। चार्ज दौड़ने का मतलब तो आपको भी समझ में आता है, चार्ज अगर दौड़ा तो अपना खेला हो गए, चार्ज दौड़ गया मतलब करंट फ्लो, ठीक, करंट मिल गया। और करंट कैसे मिला, मैग्नेट को दौड़ा के, मैग्नेट को आगे पीछे करके करंट मिल जाता है। तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या हो गया कि जब भी कभी किसी सर्किट के पास, किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो सेकंड लॉ बताता है। सेकंड लॉ कहता है द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाई बाय डी टी के। डी फाई बाई डी टी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर मेरे फिजिक्स के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो पता होगा, या इसी का भी हो, मैटर नहीं करता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब पता होता है आपको, रेट ऑफ का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो ई यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। और यहाँ से जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तो ऐसे हटता नहीं है, तो कैसे हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने का एक के तरीका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है हम भागी जुबो लेकिन हमरो आदमी खड़ा रहे, 2 मिनट ही होता है ना कभी कभी, हम तो चले जाएंगे लेकिन मेरा आदमी वहाँ बना रहेगा, देखते रहेगा तो आपके हरकतों को। तो यहाँ पे इक्वल टू तो आ जाएगा लेकिन एक कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू 1 ले लेंगे और यहाँ से हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। सस्पेंस रखते हैं थोड़ा सा कि ये सर माइनस क्यों आया, इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। वहाँ पे माइनस क्यों दिए हैं इसके लिए अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर यहाँ से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको अगर करंट पता करना है कितना आया, तो करंट पता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा क्या होता है, रेसिस्टेंस। करंट होता है ना, ओम्स लॉ पढ़े होंगे ना, तो करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अगर माइनस डी फाई बाई डी टी है बटा रेसिस्टेंस आर, तो यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी, 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव कैसे आया, और सर ये जो करंटवा आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि करंट का तो डायरेक्शन होता है, हालांकि वेक्टर नहीं है, वो अलग चीज़ है, वेक्टर नहीं है लेकिन करंट का डायरेक्शन होता है। तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, करंट कितना इंड्यूस होगा वो तो देखिए लिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।